वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड में, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां। प्रमुख जनजातियां में हम पहला पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियां। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियां। अगर अनुसूचित जातियों की बात करें तो वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार मतलब जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में कुल 11,34,273 जनजातियां हैं। कितना? 11,34,273 जनजातियां हैं। ये जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश के, हम कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं वह जनजातियां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सोनभद्र, जो हमारा सोनभद्र है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है उसमें सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सोनभद्र जिला जो है जहां पे अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सबसे कम जनजातियों की अगर बात करें, ठीक, अगर सबसे कम जनजातियों की बात करें तो सबसे कम जो जनजाति है वो हमारी बागपत में। कहां पाई जाती है? बागपत में। बागपत में हमारी जो है सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं। सोनभद्र के बाद अगर बात करें, सोनभद्र की मैंने सबसे अधिक, लेकिन इसके बाद अगर जनजातियां सोनभद्र के बाद जनजातियों की बात की तो बलिया में। कहां? बलिया। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा बलिया, और पहले नंबर पे जो और सबसे कम नंबर पे आता है बागपत। माने सबसे अधिक सोनभद्र में और सबसे कम बागपत जिले में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें 2003 की, 2003 तो 2003 में अगर बात करें तो इसके पहले 2003 के पहले केवल तीन ही जनजातियां ठीक सूचीबद्ध की गई थी। ठीक, और उसमें कौन सी थी? बुक्सा जनजाति थी, बुक्सा थारू, यही दो जनजातियों को नामित किया गया था, बुक्सा और थारू। लेकिन हम कर सकते हैं कि जैसे ही 2003 के बाद माने 2003 के पहले केवल 2 जातियां थारू और बुक्सा ही चिन्हित की गई थी, लेकिन 2003 के बाद कुल 10 जातियों, कह सकते हैं कि 10 जनजातियों 10 जनजातियों को सूचित किया गया। सूचित मतलब सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध का मतलब इन्हें शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में कि यह भी जनजातियां होती है, जिसमें और यह जनजातियां, तो अब ये 10 जनजाति और ये +2, तो कुल कितनी जनजातियां? 12 जनजातियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। कुल 12 जनजातियां। कितनी जनजातियां? 12 जनजातियां उत्तर प्रदेश में कुल पाई जाती हैं। और यह लगभग, हम कह सकते हैं लगभग हमारे यह 19 जिलों में पाई जाती है। कितने? 19 जिलों में, लगभग यह 19 जिलों में पाई जाती है। 19 जिलों में यह पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं हमारे? 75 जिला है। 75 जिला में यह 19 जिला में लगभग ये पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि लगभग एक तरह से देखा जाए तो लगभग 75 जिलों में ये जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मेनली यह 19 जिलों में अधिकतर यह क्या करती हैं? निवास करती हैं, रहती हैं। जिसमें आपका हम कह सकते हैं कि दो पहला हो गया, कुल कौन सा हो गया? पहला हो गया थारू,
थारू, दूसरा बुक्सा, थारू बुक्सा, खरवार, खरवार या खैरवार, खैरवार, तीसरा हम कह सकते हैं गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, ठीक, पठारी, पठारी व राजगुण, ये माने गोंड पठारी, ये तीसरे नंबर पे आती हैं ये सब जनजातियां। चौथे नंबर पे हम देखेंगे सहरिया, सहरिया, पांचवा पहरिया, सहरिया, पहरिया, छठवां होगा बैगा, सातवां पंखा या पनिका, पंखा या पनिका, पंखा या पनिका, ये जनजातियां हो गई मेनली हमारी जो जनजातियां हैं। इसके बाद पठारी, आठवां हो गया हमारा, पठारी हो गया। पठारी के बाद चेरो, चेरो, नौवां हमारा चेरो हो गया, ठीक। भुइया, भुइया बोलिए या इसको और एक नाम से जाना, भुनिया नाम के जाना जाता है, भुनिया, ठीक। 9, 10 अगरिया, अगरिया, ये मेनली हमारे जो जनजातियां हैं, यही जनजातियां हमारे कहाँ, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें हमको थारू हो गया, बुक्सा हो गया, ठीक, खरवार या खैरवार हो गया, सहरिया हो गया, ठीक, सहरिया, पहरिया, सहरिया, पहरिया, पनिका, चेरो, मुनिया, भुइया या मुनिया, अगरिया, तो ये सब कुल जितनी जनजातियां हैं हमारे यहाँ, ये जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी ही जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए इन जनजातियों को देखें कि ये जनजातियां जो हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे आपकी जो है, अच्छा इनको एक बार देख लीजिए कि ये जनजातियां, जैसे हमने कहा गोंड, गोंड, धुरिया, गोंड, धुरिया, नायक, नायक, ओझा, ओझा, पठारी, पठारी, राज व राजगुण, जो ये इतनी जनजातियां हैं आपकी, ये जो जनजातियां हमारी पाई जाएंगी कहाँ जाएंगी, महाराजगंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ठीक, गोरखपुर, गोरखपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर के बाद बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर और गाजीपुर, वाराणसी, वाराणसी, मिर्जापुर, मिर्जापुर व सोनभद्र, ये जनजातियां पाई जाती हैं। और इसमें दूसरा हम कह सकते हैं खरवार, खरवार, जो खरवार या खैरवार है, खरवार या खैरवार की अगर हम बात करें तो ये देवरिया, देवरिया, बलिया, देवरिया, बलिया, बलिया, बलिया,
गाजीपुर व वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी के बाद यह पाया जाएगी मिर्जापुर में, मिर्जापुर व सोनभद्र। तो ये जो जनजातियां हैं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र में खैरवार या खैरवार ये जनजातियां पाई जाती हैं। तीसरे की बात करें हमारा तो सहरिया, सहरिया ये मेनली ललितपुर में, ललितपुर या मेनली ललितपुर में पाई जाएगी। चौथा है पहरिया, तो पहरिया ये हमारा पाया जाएगा सोनभद्र में, मेनली निवास करती है ये सोनभद्र में। बैगा, बैगा ये भी सोनभद्र में, सोनभद्र में। तो पंखा या पनिका, पंखा या पनिका ये भी हमारी पाई जाएगी सोनभद्र, सोनभद्र व मिर्जापुर में, सोनभद्र व मिर्जापुर में। सातवां अगरिया, अगरिया सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र। पठारी, पठारी सोनभद्र, पठारी सोनभद्र। चेरो, चेरो सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र व चंदौली, सोनभद्र व चंदौली। 10वां है भुइया, भुइया या भुनिया, भुइया या भुनिया ये जो आ जाएगी ये भी सोनभद्र में। तो देख रहे हैं जो मेनली जनजाति है वो अधिकतर सोनभद्र में ही, जैसे पहरिया हो गया, पैगा हो गया, पंखा हो गया, अगरिया हो गया, पठारी हो गया, चेरो हो गया, भुइया। तो मेनली यह सब जो जनजातियां हैं मेनली सोनभद्र में देखा जाए तो ये सोनभद्र, सोनभद्र में सबसे ज्यादा यह निवास करती, इसलिए जनजातियों की संख्या जो है वो सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाई गई है। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे थारू, कुछ मेन जनजातियां हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे थारू। अब देखिए थारू जनजाति या उत्तर प्रदेश के लोग तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? तराई के क्षेत्र में, माने यूपी के तराई क्षेत्र में, जो यूपी के तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे, यूपी के तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे। और यह लगभग 5 जिलों में पाए जाते हैं। कितने? 5 जिलों में पाए जाते हैं। वो 5 जिला कौन कौन सा है? महाराजगंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर, लखीमपुर। तो कहां कहां पाए जाएंगी? महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। यह मेनली इस जगह यह जनजातियां, थारू जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये जनजातियां है कहां निवास करती है? उत्तरी भागों में। यह सब उत्तरी भागों में निवास करती हैं, माने इन 5 जिलों के उत्तरी भागों में निवास करती हैं। ठीक, इसमें कई उपजातियां भी हैं, माने थारू में कह सकते हैं कई उपजातियां हैं। इसमें कई उपजातियों में क्या है? विभाजित है। ठीक, और ये जो थारू हैं इनको किरात वंश के नाम, किरात वंश के हैं। ये किरात वंश के हैं। किस वंश के हैं? किरात वंश के, माने जो थारू हैं वो किरात वंश के हैं। और कई लोग तो ये कहते हैं कि ये लोग राजपूताना, कि ये लोग जो हैं ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आए हैं। थार मरुस्थल से आए हैं। माने लोग ये कहते हैं कि ये जो है राजपूताना, कह सकते हैं कि राजपूताना के थार मरुस्थल से ये लोग आकर यहां बस गए हैं, इसलिए इनको थारू कहा जाता है। इसलिए इन्हें थारू
इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। ठीक है, तो थारू यूपी के तराई क्षेत्र में ये 5 जिलों में रहते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये कई इसकी थारू की कई उपजातियां हैं। थारू की कई उपजातियां, ये किरात वंश के लोग ये भी कहते हैं कि ये राजपूताना थार मरुस्थल से आके बढ़े हैं, इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, थारू तो कहा जाता है, लेकिन अब कुछ और भी चीजें इनके साथ हैं कि जो इनके कद होते हैं वो क्या है? कद। जो इनके कद होते हैं लोग, ये कद में छोटे होते हैं। कद में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कद में छोटे होते हैं, माने थारू लोग कद में छोटे होते हैं। चौड़ा मुख होता है इनका। कैसा होता है? चौड़ा मुख होता है। कद में छोटे हैं और मुख क्या होता है? मुख चौड़ा होता है। और ये इनका जो है ये पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? पीले रंग के, माने इनके जो शरीर का कलर होता है वो लगभग पीलेपन में होता है, पीलेपन में। ठीक, ये क्या है? जो ये वस्त्र पहनते हैं, अगर इनकी वस्त्र की बात करें तो ये लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं। क्या करते हैं? लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं। लंगोटी की तरह ये क्या करते हैं? धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं। बड़ी चोटी, बड़ी चोटी रखते हैं। ठीक है, ये वस्त्र में की बात करेंगे। फिर इनके वस्त्र या हम कह सकते हैं पहनावा। जो ये पहनावा है, लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं। इन्हें आभूषण प्रिय होता है। आभूषण प्रिय होता है। जो वस्त्र होते हैं ये इनको आभूषण प्रिय होता है। और शरीर पर गुदवना भी गुदवाते हैं। और हम कह सकते हैं कि शरीर पर गुदना भी गुदवाते हैं। तो ये वस्त्र में या पहनावा की बात करते हैं कि ये लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं, ये बड़ी चोटी रखते हैं, इनको आभूषण प्रिय होता है, शरीर पर गुदना भी गुदवाते हैं, इन्हें आभूषण। अगर खान पान की हम बात करें कि खान पान में ये दाल, चाही, चावल, इसका खान पान। अगर हम खान पान की बात करें, खान पान ये क्या खाते हैं? तो इनका मुख्य भोजन है, जो मुख्य भोजन अगर हम कह दें, मुख्य भोजन इनका चावल है, माने थारी चावल है। मुख्य भोजन का क्या है? चावल है। ये चावल मुख्य उनका चावल है। लेकिन ये इसके साथ ये क्या करते हैं? दाल, दूध, दही, ठीक, दूध, दाल, दही, ये सब करते हैं। और चावल से निर्मित, ठीक है, चावल से निर्मित यह जाड़ नामक मदिरा पीते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं जो इनका परिवार होता है, यह संयुक्त परिवार में रहते हैं। क्या रहते हैं? संयुक्त परिवार होता है। और जो इनके मुखिया होता है, जो घर का सबसे बड़ा होता है, मुखिया। ठीक है, मुखिया की बात की तो घर में जो सबसे बूढ़ा होता है, जो वृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, वृद्ध व्यक्ति, वही घर का कह सकते हैं कि मुखिया होता है। ठीक, इनमें विवाह की अगर बात करें, विवाह की, तो इनमें विधवा विवाह भी होता है। विधवा विवाह भी होता है। ठीक, विवाह में विधवा विवाह होता है। और ये कह सकते हैं कि विधवा विवाह, और विवाह में ये भोज का भी इनके यहाँ, विवाह में भोज देने की प्रथा है। माने विवाह होता है तो ये भोज भी देते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुभोज कर सकते हैं ये। और ये धर्म की बात करें, धर्म बुक्शादात की अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में ये हम कह सकते हैं कि ये
हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं ही। और यह जादू टोना इत्यादि में विश्वास रखते हैं। इत्यादि में क्या करते हैं? जादू टोना इत्यादि में यह विश्वास रखते हैं। और ये देवी काली की पूजा करते हैं, माने काली देवी की यह क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और इनमें जो शिव होता है, शिव की मूर्ति जो होती है, हम कह सकते हैं शिवलिंग। जो शिवलिंग होता है वो, इनका जो शिवलिंग होता है वो किसका होता है? ये शिवलिंग बांस का होता है। किसका होता है? बांस का होता है। माने ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन वो शिवलिंग किसका होता है? ये बांस का। शिवलिंग किसका होता है? बांस का होता है। ठीक, आप कह सकते हैं ये लगभग सभी त्योहार मनाते हैं। लगभग सभी त्योहार मनाते हैं। लगभग यह सभी त्योहार मनाते हैं। और त्योहार में अगर एक चीज और देखा, दीपावली। दीपावली ये क्वेश्चन पूछा गया है। दीपावली को ये शो की तरह मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को ये शोक के रूप में, या क्या कहते हैं, दीपावली जो होती है वो उसको ये शोक के रूप में मनाते हैं। इनके लिए हम कर सकते हैं कि माने इस जनजाति के लिए, ठीक है, इस जनजाति के लिए लखीमपुर जनपद में, माने बुक्सा के लिए लखीमपुर खीरी, लखीमपुर में विश्वविद्यालय भी खोला गया है। विश्वविद्यालय भी क्या हुआ है? खोला गया है। इनके लिए विश्वविद्यालय भी खोला गया है। विश्वविद्यालय कहते हैं, सॉरी महाविद्यालय कह सकते हैं। विश्वविद्यालय मत कीजिए, इसको महाविद्यालय बोलिए, महाविद्यालय। ठीक, लखीमपुर में इनके लिए, माने बुक्सा जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी ये बुक्सा हमने लिख दिया, ये गलती हो गई, बुक्सा नहीं, ये थारू। हम थारू पढ़ रहे हैं, तो ये हम थारू पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा वंश है हम खोला गया है। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा? थारू जनजाति के विषय हमने यही पढ़ा कि थारू उत्तर प्रदेश के तराई जिले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की ये तराई जिलों में पाए जाते हैं। वो 5 जिलों में पाए जाते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरी। ये उत्तरी भागों में निवास करते हैं। इनकी कई उपजातियां हैं। ये किरात वंश के हैं। जो लोग राजपूताना, लोग कहते हैं कि ये राजपूताना थार मरुस्थल से आए हैं, इसलिए इनको थारू कहा जाता है। ये कद में चौड़े होते हैं। अगर कद की हमने बताया कि ये कद में क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। कद में क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। मुख इनका चौड़ा होता है। इनका जो बदन होता है पीले रंग का होता है। वश में लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं। बड़ी चोटी रखते हैं। आभूषण प्रिय होता है। शरीर पे गुदना भी गुदवाते हैं। ये खान पान में इनका मुख्य भोजन चावल होता है। इसके साथ ये दूध, दही और सब चीजें खाते हैं। चावल से निर्मित ये चार नामक का मदिरा पीते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। परिवार जो होता है इनका संयुक्त परिवार होता है। इसमें जो वृद्ध व्यक्ति होता है वही परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। विधवा विवाह भी करते हैं। विधवा विवाह करते हैं या विवाह जो भी ये करते हैं उसका ये भोज देने की इनके यहाँ प्रथा है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। जादू टोना इत्यादि में विश्वास रखते हैं। और देवी में काली देवी की पूजा करते हैं। शिव मूर्ति का जो इनका शिवलिंग होता है वो किसका होता है? बांस का होता है। दीपावली की ये शोक के रूप में मनाते हैं। इनके लिए, थारू जनजाति के लिए ही लखीमपुर खीरी में एक विद्यालय भी खोला गया है। अगली जनजाति हम पढ़ेंगे बुक्सा। अगली जनजाति हम कौन सी पढ़ेंगे? बुक्सा। तो चलिए बुक्सा के विषय हम देख लेते हैं। बुक्सा, ठीक, बुक्सा
देखिए कहीं कहीं पुक्सा मिलेगा और कहीं कहीं भोक्सा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो, भोक्सा या बुक्सा, ये मेनली जनजातियां हैं, बोक्सा या बुक्सा। अगर ये बात करें, इन जनजातियों की बात करें, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बिजनौर जिले में। कहाँ पाए जाएंगे? जो बुक्सा है ये बिजनौर जिले में पाए जाएंगे। बिजनौर जो हमारा जिला है ये वहां निवास करती हैं। और कह सकते हैं कि छोटे छोटे बस्तियों में निवास करते हैं, छोटे छोटे बस्तियों में, छोटे छोटे बस्तियों में निवास करते हैं। छोटे छोटे बस्तियों में ये क्या करते हैं? छोटे छोटे बस्तियों में ये निवास करते हैं। और ये जो होते हैं, ये इनका जो संबंध है, ठीक है, बुक्सा जनजाति जो है पतवार राजपुताना जो है, यह पतवार राजपुताना से संबंध रखते हैं। राजपुताना घरानों से, ऐसे रखिए, राजपुताना घरानों से संबंध रखते हैं। ठीक, राजपुताना घरानों से, पतवार राजपुताना घरों से क्या करते हैं? ये संबंध रखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मराठों द्वारा भगाए गए हैं, माने कुछ लोग कहते हैं कि ये मराठों के द्वारा भगाए गए हैं। ठीक है। अगर इनकी कदकाठी की बात करें, कदकाठी की अगर हम बात करेंगे तो आंखें क्या होती है? कद और काट, आंखें छोटी होती हैं। क्या होती हैं? आंखें छोटी होती हैं, आंखें छोटी होती हैं। ठीक है। पलकें भारी होती हैं, पलकें भारी होती हैं। चेहरा चौड़ा होता है। कैसा होता है चेहरा? चेहरा चौड़ा होता है। नाक चपटी होती है, नाक चपटी होती है। तो मानी इनकी जो कद में आंखें होती छोटी, पलकें भारी होती है, चेहरा चौड़ा होता है और नाक चपटी होती है। ठीक। जो इनकी भाषा है, मुख्यतः जो इनकी भाषा है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी। ये मूलतः कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और इनका मुख्य भोजन कह सकते हैं कि जो इनका मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन मछली व चावल है। इनका मुख्य भोजन मछली व चावल, मुख्य भोजन मछली और चावल है। ये मछली और चावल का सेवन करते हैं। इनके में हम कह सकते हैं कि माने इनमें मांस खाना वर्जित, इनमें मांस खाना तो वर्जित नहीं होता है, लेकिन यह कर सकते हैं कि यह बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। ठीक है। बंदर, गाय, मोर का मांस खाना इसमें वर्जित होता है। अगर इनके पहनावा की बात करें, पहनावा माने बुक्सा जनजाति की अगर हम पहनावा की बात करें, तो ये जो पहनावा है ये कह सकते हैं कि धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी होती है। माने ये कह सकते हैं कि इनका जो मन धोती, ठीक है, धोती, कुर्ता, ठीक, धोती, कुर्ता, सदरी व सिर पर इनके क्या होता है? सिर पे पगड़ी होती है, सिर पर पगड़ी होती है, सिर पर पगड़ी होती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये जो लोग हैं, ये राजस्थानी, जैसे राजस्थान के मेवाड़ी लोग होते हैं, राजपूतान सिर पर इधरी द्वारा ऊंचा जूठा भी बांधती हैं। माने इडरी के द्वारा ऊंचा चूड़ा बांधती हैं। ये महिला के द्वारा किया जाता है।
महिलाओं के द्वारा इटरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बढ़ाने की भी परंपरा है। इनमें सामाजिक अगर इनकी समाज की हम बात करें, जो बुक्सा जनजाति की समाज है, अगर हम इसकी समाज की बात करें तो इसमें जो क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, इसमें क्षत्रिय बुक्सा होते हैं, माने कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, बुक्सा ब्राह्मण, माने इनमें जो बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, बुक्सा ब्राह्मण, ठीक, बुक्सा ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, माने बुक्सा जो ब्राह्मण होते हैं वो इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा, ठीक, नाई बुक्सा आदि होते हैं। माने इनके समाज में भी भेदभाव पाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है वो बुक्सा ब्राह्मण को रखा जाता है समाज में इनके। और समाज की अगर बात करें कि हिंदू जातियों के समान ही यह क्या करते अंतर विवाह करते हैं, माने परंतु इनका जो समाज होता है वो हिंदुओं से भिन्न होता है। इनमें जो विवाह होता है, अगर विवाह की बात करें, विवाह तो इनका विवाह एक अनुबंध पर होता है, अनुबंध मात्र होता है। विवाह क्या होता है? विवाह अनुबंध मात्र होता है, अनुबंध मात्र होता है ये इनका विवाह। ये अंतरजातीय विवाह भी करते हैं, अंतरजातीय विवाह भी करते हैं। ये सब अंतरजातीय विवाह की प्रथा है, हम कह सकते हैं कि प्रथा भी है या करते हैं। अंतरजातीय विवाह करते हैं, ऐसे लिखिए, अंतरजातीय विवाह करते हैं, ठीक। परिवार जो होता है इनका, परिवार संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। इनका जो परिवार होता है वो कैसा परिवार होता है? और जो परिवार होता है पितृसत्तात्मक होती है, पितृसत्तात्मक होती है, यानी पिता के ऊपर ही पूरी परिवार निर्भर रहती है। और ये वंश के अनुसार भी होता है, कैसे नहीं, ये वंशागत होता है, माने जो बड़ा रहेगा वही पितृसत्तात्मक होगा। और इसमें कह सकते हैं कि विधवा विवाह भी प्रचलित है। अच्छा, इसमें लग लीजिए विधवा विवाह प्रचलित है, यानी विधवा विवाह भी इनमें पाया जाता है। ये संयुक्त परिवार रखते हैं, पितृसमान और वंशागत होता है ये। अगर ये धर्म की बात करें तो ये, अगर ये धर्म या पूजा की बात करें, धर्म, तो ये भी काली महादेव, काली महादेव, महादेव काली, महादेव काली, दुर्गा लक्ष्मी, दुर्गा लक्ष्मी, राम व कृष्ण की पूजा करते हैं। तो मानिए धर्म में महादेव, काली, दुर्गा लक्ष्मी इत्यादि की क्या करते हैं? पूजा देते हैं। होली, दीपावली, दशहरा इनका प्रमुख त्योहार है। अगर त्योहार की बात करें, त्योहार में इनका होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख त्योहार है। क्या है? प्रमुख त्योहार है। ये इतनी मेनली होता है, ठीक। ये हमारी होगी बुक्सा जनजाति। अब अगले हम जनजाति पढ़ेंगे खरवार या खैरवार। खरवार या खैरवार, ये जनजाति पढ़ेंगे। अब अगर इस जनजाति की बात करें तो ये जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? ये जनजाति देवरिया हम कह सकते हैं, देवरिया
बलिया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। इतनी जगह ये जनजाति पाई जाती, माने खरवार खरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, इतनी जगह यह जनजाति पाई जाती है। अगर इन जात की बात हम करें तो ये जो जनजाति है इनका मुख्य क्षेत्र जो है, हम कह सकते हैं कि मुख्य क्षेत्र पलामू और अठारी हजारी क्षेत्र है। माने इनका जो मूल क्षेत्र है, मूल क्षेत्र बिहार का पलामू, बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र और 18 हजारी क्षेत्र है। माने बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र इनका मूल निवास है। कहा जाता है कि ये 11वीं शताब्दी में ये बहुत ही कह सकते हैं कि पूर्ण रूप में विकसित थे, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनमें विकसित हुआ था। ठीक, आरंभ में ये क्या थे? आरंभ में ये क्या थे? शिकारी थे। क्या थे? शिकारी। आरंभ में ये शिकारी प्रवृत्ति के थे। आरंभ में ये शिकारी प्रवृत्ति के थे। बाद में ये क्या करने? बाद में ये व्यापार करने लगे। और इनकी कई उपजातियां होती हैं। कई क्या है? उपजातियां भी हैं। उपजातियां जिसमें सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, राउत के बाद हम कह सकते हैं कि मोगती, मुझयाली, कोंजू और आर्मिया। इतनी इनकी उपजातियां, माने खरवार खैर में सूरजवंशी, पटबंधी, दौलतबंदी, राउत, मोगती, मुछियाली, गोंजू और आर्मिया, ये इनकी मेन कह सकते हैं कि मेन उपजातियां हैं। ठीक, अब इनकी बाणी में हम कह सकते हैं कि जो इनकी बाणी होती है, इनकी जो बाणी होती है, बाणी कर्कशता अधिक दी जाती है। माने इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है, अधिक देखी जाती है। ये किसी शब्द को, इनकी अगर हम पहनावा की बात करें, पहनावा, तो ये भी केहून तक धोती माने कह सकते हैं कि धोती, गंजी एवं सिर पर पगड़ी होती है। सिर पर पगड़ी पहनते हैं। ये इनकी पहनावा। अगर इनकी धर्म की हम बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक, और हिंदू धर्म में किसको ये मानते हैं? हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो शिव हो गया, हनुमान हो गए, दुर्गा, माने ये शिव, हनुमान, दुर्गा, ठीक, इत्यादि देवी को ये मानते हैं। और खान पान की बात करें तो मांसाहारी व शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। यानी मांसाहारी और दोनों होते हैं। ये बंधुआ मजदूर की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम कह सकते हैं ये बंधुआ मजदूर।
मजदूर की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, तो ठीक, ये रही हमारी मिर्जापुर की उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं कि जनजातियां। और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाए, जैसे पूछे गए सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला कौन सा है, तो आप लिख देंगे सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ठीक, जनजाति वाला, तो भी आपका कौन सा होगा, सोनभद्र होगा। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो लिख देंगे बागपत। हमने बताया जस्ट कि बागपत पर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति वाला कौन सी जाति है, तो लिख देंगे थारू। सबसे अधिक थारू जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक, कभी कभी मिलान करने के लिए आपको दे देगा, क्या करने के लिए दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा कि कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है। ठीक, इसके बाद केंद्र सरकार ने कब नई जातियों को सूचीबद्ध किया था, तो नई जातियों को 2003 में क्या किया था, सूचीबद्ध किया था। पहरिया कहाँ निवास करती है, पहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये भी सोनभद्र में ही निवास की जाती है। ठीक, ऐसे ही सब सारे क्वेश्चन पूछे। अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, ये भी सोनभद्र में निवास करती है। कर्मा का लोक नृत्य किसका है, कर्मा लोक नृत्य किसका है, ये खरवार का है। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए तब फिर हम अपनी टॉपिक को ही क्या कहते हैं, क्लोज करते हैं। अगली टॉपिक में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। जो हमारी अगली टॉपिक होगी वो जल्द ही आपको मिल जाएगी। कोशिश रहेगी मेरी कम से कम कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो को अपलोड करें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारी अगली टॉपिक होगी। ठीक, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व, काफी लंबा होगा ये। यूपी की सांस्कृतिक तत्व माने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सांस्कृतिक तत्व हैं वो इसमें हम संगीत पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, मूर्ति कला पढ़ेंगे, प्रमुख घराना पढ़ेंगे, लोक नृत्य की कला पढ़ेंगे, ये सब सारे हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। हमारी और आपकी मुलाकात अगले टॉपिक में होती है। और जरूर मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चे केवल कोचिंग बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, वो घर पे ही पढ़ सकते हैं, उनके बाहर जा नहीं सकते हैं, तो वो घर पे ही उनको सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपने टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।